Hi guys, Assalamu alaikum. Hope all of you are doing great and having a great day. This is the series in which we discuss important questions regarding your FCPS Part 1 examination and we are doing pulmonology currently और उसमें हम discuss करेंगे the embryology, anatomy, physiology, pathology as well as the pharmacology. It means that we are going to cover each and everything that might come in your Part 1 examination और अभी ये जो है pulmonology का Part 2 है और ये हम cover करने वाले हैं from the first aid as well as from the refugia के parts. All the important topics will be covered, so without wasting any further time, let's get started. तो last video में हमने जहाँ तक discuss किया था that was about the dead space and the questions that might come in your part 1 examination regarding those. सही है. अब जो next topic हमारा है वो हमारे पास है about the expiration and inspiration. तो जैसे कि हमें previous knowledge से पता है कि inspiration एक active process होता है जबकि expiration एक passive process होता है. जो इंस्पायरेशन होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होती है, हमारे लंग्स जो हैं वो डायलेट होते हैं, एयर अंदर फिल होती है और ये मोस्टली हमारे पास डायफ्राम की वजह से हो रही होती है. डायफ्राम एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो नीचे जाता है जिसकी वजह से वर्टिकल डायमीटर ऑफ द थोरैसिक कैविटी इंक्रीज होता है और एयर लंग्स के अंदर फिल होती है. इसके अलावा कुछ एक्सेसरी मसल्स भी हम यूज़ करते हैं जैसे कि पेक्टोरैलिस माइनर, पेक्टोरैलिस मेजर, सेरेटस एंटीरियर, स्केलिनी एंड स्टर्नोक्लीडोमैस्टॉइड मसल्स. तो ये एक्सेसरी मसल्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम डीप इनहेलेशन कर रहे होते हैं. सही है. इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल है जो कि हमारे पास हमारी थोरैसिक कैविटी का एक तो हमारे पास क्या हो गया, वर्टिकल डायमीटर हो गया, दूसरा जो डायफ्राम की वजह से इंक्रीज होता है, दूसरा हमारे पास हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल डायमीटर है जब हमारे पास रिब केज जो है वो आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करता है. तो वो कौन सी मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से मूव करता है. तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी इंस्पायरेशन होगी तो वो हमारे पास एक्सटर्नल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा. ठीक है. जबकि हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा. जबकि हमारे पास जब एक्सपायरेशन होगी तो वो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा. इसको याद करने का तरीका, जैसे मैं इसको याद रखती हूँ, वो ये है कि जो भी चीज़ होगी वो अपने जैसे लेटर को फेवर देगी यानी उसको रिलैक्स रखेगी, जबकि ऑपोजिट वाले को टफ टाइम देगी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी. तो अगर मैं इंस्पायरेशन की बात कर रही हूँ तो वो इंटरनल इंटरकॉस्टल को रिलैक्स रखेगा जबकि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा. और जब हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो रिब केज आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करेगा. जब वो आउटवर्ड और अपवर्ड मूव करेगा तो देयर विल बी इंक्रीज्ड स्पेस इन द थोरैसिक कैविटी, तो लंग्स डायलेट हो जाएंगे और एयर से फिल हो जाएंगे. ठीक है. अच्छा, अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं और इस टॉपिक में क्या लिखा हुआ है. तो सबसे पहले हमारे पास बताया हुआ है कि इंस्पायरेशन इज बेसिकली एन एक्टिव प्रोसेस एंड द प्राइमरी मसल्स यूज इन इट आर डायफ्राम विच आर इनर्वेटेड बाय द नर्व्स from C3 segment of the spinal cord to C5 segment of the spinal cord. This is very important and you need to remember it. That जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो थोरैसिक डायमीटर, वर्टिकल डायमीटर को इंक्रीज करता है by descending downward. External intercostals and accessory muscles are also involved in the process of inspiration. और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल और accessory muscles सिर्फ तब यूज होती हैं जब हम डीप इंस्पिरेशन कर रहे होते हैं या ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज. सही है. या फिर हमारे पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के तौर पे. फिर हमारे पास आ जाता है कि the accessory muscles which are used in the process of inspiration are pectoralis minor, major, scalene, sternocleidomastoid. ये सारी मसल्स यूज हो रही होती हैं. ठीक है. मूवमेंट कौन सी होती हैं जब हम इंस्पायरेशन कर रहे होते हैं. मैंने आपको बताया कि रिब केज को हम आउटवर्ड एंड अपवर्ड मूव करवाएंगे, डायफ्राम को डाउनवर्ड मूव करवाएंगे. हर वो मूवमेंट करवाएंगे जिससे थोरैसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज हो जाए. सही है. अच्छा, तो हमारे पास दो मूवमेंट्स होती हैं इंस्पिरेशन में. वन इज नोन एज पंप हैंडल मूवमेंट और दूसरी होती है बकेट हैंडल मूवमेंट. अब पंप हैंडल मूवमेंट और बकेट हैंडल मूवमेंट जो है इनसे क्या होता है, जो हमारे पास पंप हैंडल मूवमेंट है वो एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर को इंक्रीज करती है. लेट्स सपोज ये एक थोरैसिक कैविटी है, हम इस तरह से देख लेते हैं, ये एंटीरियर है और ये पोस्टीरियर है, तो वो इनको इंक्रीज कराती है. दिस इज कॉल्ड एज पंप हैंडल मूवमेंट. सही है. और जो बकेट हैंडल मूवमेंट है वो क्या करवाती है, ट्रांसवर्स डायमीटर को और लैटरल डायमीटर को इंक्रीज कराती है. लेट सपोज ये मेरे पास थोरैसिक कैविटी है, ये इसका इंटीरियर सेगमेंट है, ये इसका पोस्टीरियर सेगमेंट है. ठीक है.
तो क्या होगा, हमें दोनों डायमीटर इंक्रीज चाहिए। मुझे ये एंटीरियर और पोस्टीरियर डायमीटर भी इंक्रीज चाहिए, और मुझे ये वाला जो डायमीटर है वर्टिकल डायमीटर वो भी इंक्रीज चाहिए। तो दो मूवमेंट है, पंप हैंडल मूवमेंट एंड बकेट हैंडल मूवमेंट, ठीक है, बकेट हैंडल मूवमेंट। जो पंप हैंडल मूवमेंट है, पंप कैसे हम करते हैं, पंप हम इस तरह करके पंप करते हैं ना, तो हमारे पास क्या होता है, एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होता है। जबकि बकेट हैंडल में, बकेट में टी आ रहा है, तो इट इज गोइंग टू इंक्रीज दी ट्रांसवर्स डायमीटर और दी लैटरल डायमीटर। सही हो गया। फिर एक्सपायरेशन आ जाता है, इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, इट इज़ ओनली एक्टिव ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, ठीक है। और इसके अलावा COPD और एस्थमा में एक्सपायरेशन आपको फोर्स लगा के करनी पड़ती है। इसमें हमारे पास मसल्स जो यूज़ होती हैं वो एक तो पैसिव है, डायफ्राम खुद ब खुद ऊपर आ जाएगा, लेकिन जब आप डिस्ट्रेस में होंगे और आप फोर्स लगा के एक्सपायरेशन करेंगे तो इसमें एसेसरी मसल्स जो यूज़ होंगी वो एब्डोमिनल मसल्स होंगी, ठीक है, जो कि डायफ्राम को अप पुश करती हैं और लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं। और इसके अलावा इंटरनल इंटरकॉस्टल्स होंगी जो कि पुल करेंगी रिब्स को डाउनवर्ड एंड इनवर्ड। सही है। हमारे पास आ जाता है कि क्वाइट इंस्पायरेशन इन्वॉल्व्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, अब आप नॉर्मल रेस्ट में बैठे हुए रेस्पायर कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ डायफ्राम एक्टिवली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रहा है, ठीक है। A healthy 45-year-old man was sitting relaxed in his lawn reading the newspaper on the Sunday morning. The muscle he is using for the quiet breathing during this relaxed state are, तो हमें पता है जब भी रिलैक्स स्टेट होती है तो डायफ्राम यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास कभी ऑप्शन होता है सिर्फ डायफ्राम का, कभी ऑप्शन होता है आपके पास डायफ्राम के साथ एक असेसरी मसल भी। तो अगर डायफ्राम के साथ एक मसल का नाम लेना हो जो कि नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन में यूज होती है, दैट इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, जो कि कॉन्ट्रैक्ट होती है तो प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन होता है, ठीक हो गया। The anteroposterior and the vertical diameter of the chest during the quiet respiration is increased by, अब क्योंकि किसी और एक्सेसरी मसल का नाम नहीं यूज हुआ हुआ तो सिर्फ डायफ्राम का हम नाम लेंगे, ठीक है। The vertical diameter which is increased by the contraction of the diaphragm which moves downward during the inspiration, तो डायफ्राम इंस्पायरेशन में कैसे मूव करते हैं, डाउनवर्ड, ताकि थोरेसिक कैविटी का एरिया इंक्रीज हो जाए। एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इज इंक्रीज्ड बाय, तो हमें पता है कि एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर किससे इंक्रीज होता था, जब हमारे पास कौन सी मूवमेंट होती थी, पंप हैंडल मूवमेंट, ठीक है। तो पंप हैंडल मूवमेंट जब होती है रिब्स की, विच इज फैसिलिटेटेड बाय, कौन सी दो मसल्स उसको फैसिलिटेट करती हैं, डायफ्राम एज वेल एज दी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, और ये होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन। तो एक ही स्टेटमेंट में बहुत सारे MCQs हैं। पहली बात, कौन सी मसल्स यूज हो रही हैं, डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। दूसरी बात, पंप हैंडल मूवमेंट क्या होती है, जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज करती है। तीसरी चीज, पंप हैंडल मूवमेंट कब होती है, ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है। तो ये हो गया। During the quiet respiration, the muscle which increases the vertical diameter of the thorax is the diaphragm. During the quiet respiration, the muscle which increases the lateral diameter of the thorax is, तो lateral diameter कब increase होता है, जब ribs upward and outward मूव करती हैं। तो upward and outward कौन मूव करवाता है रिब्स को, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। तो आंसर में क्या आना चाहिए, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। सही है। ड्यूरिंग द क्वाइट ब्रीदिंग द प्रिंसिपल इंस्पायरेटरी मसल इज, सिर्फ एक मसल का नाम लेना हो जो इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व है तो डायफ्राम इज द मेजर मसल। Contraction of the diaphragm causes what? Increase in the area of the thoracic cavity, which leads to increase in the area of the lungs, which are filled by the air. Very important. फिर हमारे पास आ जाता है इंस्पायरेशन का प्रोसेस, द मसल ऑफ फोर्सफुल इंस्पायरेशन। अब नॉर्मल इंस्पायरेशन नहीं हो रही है, अब फोर्सफुल इंस्पायरेशन हो रही है। तो सबसे पहली मसल डायफ्राम, विच इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन द इंस्पायरेशन प्रोसेस। फिर सेकेंड मसल कौन सी आनी चाहिए, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। फिर कौन सी आनी चाहिए, असेसरी मसल्स। व्हाट आर दी असेसरी मसल्स, द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, द स्केलिनी, द पेक्टोरालिस माइनर एंड मेजर एंड द सेरेटस इंटीरियर। तो ये सारी मसल्स आ जाएंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन डीप फोर्सफुल इंस्पिरेशन, कौन सी मसल है। तो आपके पास जो भी ऑप्शन होंगे उसके मुताबिक उसका ऑप्शन आएगा। हियर द ऑप्शंस वर ऑल द मसल्स ऑफ द एक्सपायरेशन,
एक्सेप्ट ओनली वन मसल विच इज एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। तो आंसर में क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मसल ऑफ फोर्सफुल इंस्पिरेशन। जब फोर्सफुल इंस्पायर करेंगे तो डायफ्राम के अलावा कौन इन्वॉल्व हो जाएगा? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल। सही है। फिर आ जाता है एक्सपायरेशन। ड्यूरिंग अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन द एक्टिवली कॉन्ट्रैक्टिंग मसल इज। अब हमने बात की थी कि जब एक्सपायरेशन नॉर्मली हो रही होगी तो हमारे पास सिर्फ डायफ्राम पैसिवली रिलैक्स होगा और उसे पूरा का पूरा एरिया कम हो जाएगा और लंग्स एक्सहेल कर देंगे। लेकिन अगर फोर्सफुल एक्सपायरेशन करेंगे तो एब्डोमिनल मसल्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एब्डोमिनल मसल विच इज गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस इज द इरेक्टस एब्डोमिनस मसल। ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मसल ऑफ फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में अगर आपके पास एब्डोमिनल मसल्स का ऑप्शन है तो वो टिक करेंगे। अगर एब्डोमिनल मसल्स नहीं है तो एक और मसल होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट होती है जिसकी वजह से रिबकेज डाउनवर्ड एंड इनवर्ड मूव करता है। दिस इज इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। तो कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं? इंटरनल इंटरकॉस्टल्स एज वेल एज दी एब्डोमिनल मसल्स। ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व होती हैं। अगर हमारे पास नॉर्मल एक्सपायरेशन हो रही है तो हम क्या कहेंगे? कौन सी मसल इन्वॉल्व है? डायफ्राम नॉर्मल एक्सपायरेशन में इन्वॉल्व है और पैसिवली रिलैक्स होती है तो लंग कैविटी डिक्रीज होती है और एयर एक्सहेल आउट हो जाती है। सही है। अच्छा, ब्रीदिंग असिस्टेंस इन द स्पेशल कंडीशंस, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। इसमें हमारे पास एक केस सिनेरियो गिवन है जो कि एग्जाम में पूछा गया था। दैट वाज अ मैन वाज इन्वॉल्व इन द रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट विद मल्टीपल रिब फ्रैक्चर्स। इसका मतलब है अब वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में आ गया होगा। ठीक है। He has difficulty in the breathing and you notice that abdomen is moving more during the breathing process. Which of the muscle is helping him breathe? ठीक है। तो कौन सी मसल ऐसी है जो कि उसको रेस्पिरेशन करने में हेल्प करी है व्हेन हिज एब्डोमेन इज मूविंग? तो उन्होंने आपको ऑप्शन में डिफरेंट ऑप्शंस दिए होंगे। तो देयर कैन बी द एब्डोमिनल मसल्स जिसमें रेक्टस एब्डोमिनस का मसल ऑप्शन है तो वो कर देंगे, वरना एक्सटर्नल ऑब्लिक भी हमारे पास एब्डोमिनल मसल में इंक्लूड होती है तो हम उसको टिक कर देंगे। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है एक और क्वेश्चन। अ बुलेट वाज डैमेजिंग द मिड सर्विकल वर्टिब्रा एंड द पर्सन हैज रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग डिफिकल्टी। व्हाट मसल इज लाइकली टू बी पैरालाइज्ड इन दिस केस? अब हमारे पास एक बंदे को कहाँ पे लगा है, कहाँ पे लगी है बुलेट? इन द मिड सर्विकल वर्टिब्रा, पीछे से उसको सर्वाइकल वर्टिब्रा में मिड में जाके लग गई है। तो हमें पता है कि एक मसल है जो उसके सर्वाइकल नर्व से सप्लाई हो रही थी फ्रॉम C3 area to the C5 area and that was the diaphragm। तो अगर डायफ्राम डैमेज हो जाएगा किसी को बुलेट लगने की वजह से तो हमारे पास क्या होगी? ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाएगी। सो द आंसर इज गोइंग टू बी डायफ्राम इन दिस केस बिकॉज इट इज सप्लाइड बाय C3 to C5 वर्टिब्रा। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाता है एक टॉपिक दैट इज रिगार्डिंग दी सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी है, जिसमें सबसे पहली बात है कि सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस होता है बाय द टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। सर्फेक्टेंट का काम ये होता है कि ये लंग कंप्लायंस को इंक्रीज करेगा और जो सरफेस टेंशन होगी लंग्स में उनको कम करेगा। सरफेस टेंशन का मतलब ये है कि अगर मैं हवा भर रही हूँ, अगर बहुत ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी तो ये एल्वेलाई स्टिफ होंगे, ये यहाँ से मूव ही नहीं करेंगे और मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होगी इनको ऐसे डायलेट करने के लिए। ठीक है। और अगर लंग कंप्लायंस कम होगी तो मैं जितनी भी हवा भर लूँ ये डायलेट नहीं होंगे। तो अगर इन एल्वेलाई को इस पोजीशन से इस पोजीशन में लेकर आना है, यानी कि डायलेट करना है, इनमें हवा भरनी है, तो दो काम करने होंगे। एक सरफेस टेंशन को कम करना होगा, एक लंग कंप्लायंस को बढ़ाना होगा। तो सर्फेक्टेंट ये दोनों काम करता है। ठीक है। अब सर्फेक्टेंट जो है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, उसका नाम है डायपाल्मिटॉइल फॉस्फेटाइडाइल कोलीन। डायपाल्मिटॉइल फॉस्फेटाइडाइल कोलीन वो एजेंट है जो सर्फेक्टेंट में एक्टिव इंग्रेडिएंट है, सरफेस टेंशन को कम करता है और लंग कंप्लायंस को बढ़ा देता है। ठीक हो गया पहली बात। फिर हमारे पास आ जाता है ये एल्वुलाई, सर्फेक्टेंट जो है वो एल्वुलाई को लाइन करता है। ठीक है। सरफेस टेंशन कम करता है, लंग कंप्लायंस को बढ़ाता है, जिसकी वजह से लंग्स आर ईजियर टू फिल।
फीटस के अंदर सर्फेक्टेंट जो है वो कब प्रेजेंट होता है? एज अर्ली एज द 24th वीक ऑफ जेस्टेशन। 24th वीक से बनना शुरू हो जाता है, और जब भी हमारे पास फीटस 35 वीक्स का होगा तो उसमें ऑलमोस्ट ऑलवेज प्रेजेंट होगा। तो अगर हमारे पास कोई बेबी प्री मेच्योरली बॉर्न हो रहा है तो 24 वीक से सर्फेक्टेंट बन रहा है, लेकिन कोई 35 वीक से पहले अगर बेबी बॉर्न हो जाता है तो उसमें सर्फेक्टेंट की क्वांटिटी इनसफिशिएंट होती है। उसकी वजह से उस बेबी को NRDS हो सकता है, न्यू नेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। ठीक है, तो 35 वीक से पहले NRDS होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि सर्फेक्टेंट की क्वांटिटी इनसफिशिएंट होती है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास अगर हमने किसी अनबॉर्न चाइल्ड में पता करना हो कि सर्फेक्टेंट की एडिक्वेट अमाउंट प्रेजेंट है या फिर नहीं है, तो हम एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं और उस एमनियोटिक फ्लूइड में लेसिथिन टू स्फिंगोमाइलिन रेशियो चेक करते हैं। ठीक है, अगर लेसिथिन टू स्फिंगोमाइलिन रेशियो ग्रेटर देन 2:1 में है, लेसिथिन 2 है, स्फिंगोमाइलिन 1 है, तो हमें पता चल जाता है कि सर्फेक्टेंट की एडिक्वेट अमाउंट प्रेजेंट है। और अगर ये नहीं होती है और हमें खतरा होता है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाएगी, तो हम मदर को स्टेरॉइड्स देते हैं। उन स्टेरॉइड्स की वजह से सर्फेक्टेंट की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर कहीं पे हमें चांस लग रहा हो। ठीक है, Neonatal respiratory distress syndrome is because of decreased quantity of the surfactant, जिसकी वजह से compliance कम हो जाती है lungs की, जिसकी वजह से lungs are difficult to be inflated, ventilation to perfusion ratio कम हो जाता है क्योंकि lungs dilate ही नहीं होंगे, हवा भरेगी नहीं तो ventilation कम हो जाएगी, perfusion जितनी थी उतनी रहेगी तो ventilation to perfusion ratio कम हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ दी लंग फील्ड्स नज़र आती है जब आप एक्सरे करवाते हैं। तो NRDS में हमें क्या मिलता है? हमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलती है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास क्या आ जाता है कि अगर आप ARDS देखते हैं, विच इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, तो उसमें आपको क्या दिखता है? कोलैप्स्ड एल्वियोलाई दिखते हैं। क्यों कोलैप्स हुए में? क्योंकि सर्फेक्टेंट का मसला हो गया। क्यों हो गया? तो लंग कंप्लायंस कम हो गए, तो एल्वियोलाई पिचक गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रीटर्म बेबी इज फाउंड टू हैव टाइप 2 न्यूमोसाइड डेफिशिएंसी। टाइप 2 न्यूमोसाइड्स है ही नहीं, तो उसको क्या हो जाएगा? क्या कौन सी बीमारी हो सकती है? उसको ARDS, अगर ऑप्शन में NRDS है तो NRDS टिक करें, वरना ARDS। ठीक है, ARDS is characterized by reduced production of the surfactant by which type of cells? The type 2 pneumocytes। ठीक है, ये ऐसे भी आ सकता है कि अगर सर्फेक्टेंट कम प्रोड्यूस होगा तो कौन सी बीमारी हो सकती है? दैट इज ARDS, विच इज एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। फिर हमारे पास आ जाता है, एक लेडी हैं विच शी एक्सीडेंटली गॉट ड्रोन्ड इन द वाटर, शी वॉज टेकन आउट एंड वॉज रिससिटेटेड, शी नाउ डेवलप्स द साइंस ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। द कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग ऑफ द ARDS इन हर विल बी दी पल्मोनरी इंटरस्टिशियल एडीमा। एक लेडी है जिसको नियर ड्रोनिंग एक्सपीरियंस हुआ है, मतलब वो कम्प्लीटली पानी में डूबी नहीं है लेकिन उसके लंग्स के अंदर पानी चला गया था, तो अब उसमें क्या होता है? पल्मोनरी एडीमा हो जाता है, जिसकी वजह से वेंटिलेशन टू परफ्यूजन रेशियो कम हो जाता है, जिसकी वजह से एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट वाज प्रीमेच्योर बेबी ऑफ 25 वीक्स जेस्टेशन विद ARDS। इसमें क्या होगा? सर्फेक्टेंट की कमी होगी। सर्फेक्टेंट कम है तो उसकी वजह से क्या होगा? सरफेस टेंशन इंक्रीज हुई होगी, लंग कंप्लायंस डिक्रीज हुई होगी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आ जाता है सर्फेक्टेंट फंक्शन एंड डेफिशिएंसी। अगर सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है तो हमें पता है कि एल्वियोलाई जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एटेलेक्टेसिस। ठीक हो गया। अच्छा, डेफिशिएंसी ऑफ सर्फेक्टेंट कॉजेज पैची एटेलेक्टेसिस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सर्फेक्टेंट एक्टिविटी इन द लंग इज मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रिवेंशन ऑफ द कोलैप्स ऑफ द एल्वियोलाई, इन अदर वर्ड्स नोन एज एटेलेक्टेसिस। Alveoli do not collapse due to the presence of which substance? The surfactant। और surfactant में active ingredient क्या है? डायपाल्मिटॉयल फॉस्फाटाइडाइल कोलिन। ओके, गुड जॉब। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट इंक्रीजेज लंग कंप्लायंस एंड डिक्रीजेज व्हाट? द सरफेस टेंशन।
Surfactant deficiency causes increase in the surface tension and decrease in the compliance. Surfactant का काम क्या है? Compliance को बढ़ाना, surface tension को कम करना. Surfactant नहीं होगा तो surface tension बढ़ जाएगी और compliance कम हो जाएगी, alveoli collapse कर जाएंगे और collapse of alveoli को हम कहते हैं atelectasis. जब हम एक्सरे देखेंगे तो हमें ground glass appearance मिलेगी. ये उन conditions में होता है जब near drowning experience हो या फिर कोई premature baby पैदा हो जिसमें surfactant की डेफिशिएंसी हो. ठीक हो गया. एकदम 1 सेकेंड में हम जो है वो चीज़ों का रिव्यू कर लेते हैं. अगर हम पूरा फ्लो चार्ट अपने दिमाग में बनाए तो हमें ईजी टू अंडरस्टैंड होता है. ठीक हो गया. अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी इज रिलेटेड टू डिक्रीज लंग कंप्लायंस. विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन इन सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी? द डिक्रीज लंग कंप्लायंस. ये सारे वही क्वेश्चंस हैं जो कि पास पेपर्स में बार बार रिपीट हुए हैं और ये रफीउल्लाह के पर्ल्स में सारे मेंशन है. ठीक है. अच्छा, absence of surfactant from the lungs would result in decrease in compliance. A 27-year-old man develops adult respiratory distress syndrome. The improvement in respiratory function occurred because the surfactant increased the lung compliance. फिर हमारे पास एक डिफरेंस है विच इज सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी. वो क्या कॉज करेगी? इंक्रीज इन द सर्फेस टेंशन एंड डिक्रीज इन द कंप्लायंस. ठीक है. वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सर्फेक्टेंट, दैट इज ऑपोजिट. जो उसका फंक्शन है उसका ऑपोजिट. फिर हमारे पास एक क्वेश्चन है विच इज अ प्रीटर्म इन्फेंट हैज अ सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी. ठीक हो गया. लीडिंग टू द पल्मोनरी फेलर, क्योंकि एल्वुलाई कोलैप्स हो गए थे, काम ही नहीं कर रहे सही से. द सेट ऑफ चेंजेस प्रेजेंट इन द प्रीटर्म इन्फेंट कंपेयर्ड विद द फुल टर्म इन्फेंट विल बी increased in the alveolar surface tension and decrease in the lung compliance is the right choice. फिर हमारे पास आ जाता है कि सर्फेक्टेंट कैसे प्रोड्यूस होता है. तो हमने पहले ही बात कर ली थी कि टाइप 2 न्यूमोसाइट्स इसको प्रोड्यूस करते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, क्वेश्चन है अ 28 वीक्स प्रेग्नेंट लेडी विद अ प्रीमेच्योर लेबर डिलीवर्स अ बेबी हु डेवलप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस. जाहिर है 28 वीक्स पे इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ द सर्फेक्टेंट होती है. वॉज पुट ऑन द वेंटिलेटर. अ डे लेटर जब आपने उसका एक्सरे करवाया तो उसमें पल्मोनरी ओपेसिटीज नजर आई विच वर डिफ्यूज, यानी कि ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिली. वट विल बी द मोस्ट लाइकली फाइंडिंग ऑफ द लंग टिश्यू. तो क्या होगा जिसकी वजह से सर्फेक्टेंट सही अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा? क्योंकि इस एज में टाइप 2 न्यूमोसाइट्स अभी कम होंगे इन द लैमेलर सेल्स. ठीक हो गया. अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सर्फेक्टेंट कौन से सेल्स प्रोड्यूस करते हैं? तो जी टाइप 2 न्यूमोसाइट्स होते हैं. सर्फेक्टेंट इज प्रोड्यूस बाय विच सेल्स? टाइप 2 न्यूमोसाइट्स. ठीक है. फिर एक क्वेश्चन है इन द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स विच सेल्स आर प्रेजेंट दैट प्रोड्यूस अ कंपोनेंट ऑफ द सर्फेक्टेंट? तो न्यूमोसाइट्स विच आर टाइप 2. कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, मेन इंग्रेडिएंट उसका उन्होंने मेंशन किया विच इज डाईपाल्मिटॉइल फॉस्फाटाइडाइल कोलिन. कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसमें जैसे कि ग्लाइकोज, अमाइनोग्लाइकेंस हैं एंड प्रोटीन्स आर प्रेजेंट. तो ये कौन सा सब्सटेंस है जो लंग्स में प्रेजेंट होगा? तो कॉमन सेंस तो यही कहती है कि ये सर्फेक्टेंट है. ठीक है. अच्छा, और इसी तरह एक और क्वेश्चन है विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन इज प्रेजेंट, जिसका नाम है सर्फेक्टेंट. ठीक है. अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है एक और सिनेरियो विच इज़ ऑफ अ डायबिटिक मदर. शी डिलीवर्स अ बेबी जो कि मैक्रोसोमिक है. ठीक है. तो उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है. तो जो डायबिटिक मदर्स होती हैं उनके बेबीज आर मोर प्रोन टू डेवलपिंग दिस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. ठीक है. अच्छा, फिर हमें 2 चीज़ों में डिफरेंस करना होगा विच इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड द न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम. ठीक है. तो डिफरेंस देख लेते हैं इनका. तो सबसे पहले तो डेफिनेशन आ जाएगी ARDS की. ठीक है. ARDS की डेफिनेशन ये कहती है कि ARDS विच इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम इज़ द डिफ्यूज एल्वुलर डैमेज. इसमें बहुत सारे मल्टीपल एल्वुलाई एट अ टाइम डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब एल्वुलाई डैमेज हो जाते हैं तो उसकी वजह से कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है. जब कैपिलरी परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है तो उसमें से प्रोटीन रिच फ्लूइड कैपिलरीज में से लीक आउट होकर टिश्यूज़ में भर जाता है. जब वो टिश्यूज़ में भर जाता है तो यहाँ पे हमारे पास नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा हो जाता है. यानी कि पल्मोनरी एडीमा हो गया लेकिन वो किसी
सिस्टमैटिक कॉज की वजह से नहीं है। यानी हार्ट फेलर, जब हमारे पास हार्ट फेलर होता है ना तो ब्लड पंप नहीं हो रहा होता, तो वो ब्लड पूल अप हो जाता है लंग्स में, तब भी सेम प्रोसेस होता है कि पल्मोनरी एडीमा हो जाता है, पर उसको हम कहते हैं कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा। पर इस केस में ये है नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडीमा, क्योंकि यहाँ कोई कार्डियक फेलर नहीं है बल्कि लोकल डैमेज की वजह से पल्मोनरी एडीमा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमारे पास कहते हैं कि जो NRDS है विच इज़ न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, इट इज़ ड्यू टू हियालिन मेम्ब्रेन डिजीज़। इसको हियालिन मेम्ब्रेन डिजीज़ भी कहते हैं क्योंकि इसमें सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है, लंग्स की सरफेस टेंशन बहुत बढ़ी हुई होती है जिसकी वजह से ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलती है और एकदम टाइट स्टिफ एल्विलाई होते हैं, ठीक है, विच आर डिफिकल्ट टू बी डायलेटेड। कॉजेज़ क्या हो सकते हैं ARDS के? तो ARDS का सबसे पहला कॉज है शॉक। पेशेंट शॉक में है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, पेशेंट सेप्सिस में है, पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल चुका है तो लंग्स में पल्मोनरी एडीमा हो जाता है। किसी भी ट्रॉमा की वजह से उसको पल्मोनरी एडीमा हो सकता है। उसने कोई चीज़ एस्पायर कर लिया, यानी कोई भी फूड पार्टिकल जाके लंग्स में फंस गया है, लोकल एल्वियोलर डैमेज हो गया है, उसकी वजह से भी ARDS हो सकता है। ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा दे दी, एकदम से एल्विलाई को इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन मिल गई है कि वो बिल्कुल फिल अप हो गए हैं, फटने वाले हो गए हैं, तो वो भी लोकल डैमेज कॉज कराएगा और उसकी वजह से भी कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज होगी और ARDS होगा। अच्छा, फिर हमारे पास नियर ड्रोनिंग एक्सपीरियंस होगा, लोकल डैमेज ऑफ द एल्विलाई होगा, या फिर आपने किसी हीरोइन की या किसी भी जो ड्रग है उसकी ओवरडोज कर दी है। ये सारे ARDS के कॉजेज़ हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फिर जो NRDS के कॉजेज़ हैं सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी की वजह से होता है वो। कॉम्प्लिकेशंस में क्या होती है हमारे पास जो है ये जो शॉक है, जो हम कह रहे हैं कि शॉक की वजह से ARDS हो रहा है, तो शॉक में क्या होता है, SARS वायरस है जो कि क्या करता है, टाइप 2 न्यूमोसाइट्स को डैमेज करता है जिसकी वजह से सर्फेक्टेंट कम होता है और ARDS के चांसेस बढ़ जाते हैं। सही है। जबकि NRDS में हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस हो सकता है। ठीक है। डायग्नोसिस हम क्या कहते हैं, डायग्नोसिस हमारे पास जो ARDS की है उसमें बायलेटरल लंग ओपेसिटी, जब आप एक्सरे करवाएंगे आपको बायलेटरल लंग ओपेसिटीज़ दिख रही होंगी। ठीक है, जगह जगह आपको पैची एटेलेक्टेसिस दिखेगी। ठीक है, इसके अलावा आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रेशो, FI रेशो ऑफ द ऑक्सीजन वुड बी लेस देन 300। ठीक है, इस पिन पॉइंट इसको देख लीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय FI रेशो ऑफ द ऑक्सीजन वुड बी लेस देन 300। ठीक है, रेस्पिरेटरी फेलियर होगा विद इन 1 वीक, जल्दी से रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। ठीक है, और फ्लूइड ओवरलोड की वजह से क्रैप सुनाई दे सकते हैं आपको लंग्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, NRDS को हम कैसे देखते हैं, लेसिथिन टू स्फिंगोमाइलिन रेशियो अगर हमारे पास लेस देन 1.5 था इन दी एमनियोटिक फ्लूइड तो उसको हम NRDS कहते हैं। ठीक हो गया। मैनेजमेंट कैसे करते हैं, जो ARDS है, पेशेंट शॉक में है, ट्रॉमा में है, सेप्सिस में है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर पे रखते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देते हैं। और अगर हमारे पास किसी को NRDS के चांसेस हमें लग रहा है प्रीमेच्योर बेबी पैदा हो जाएगा तो हम मैटरनल स्टेरॉइड्स दे देते हैं प्री बर्थ, या फिर हम आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट इंसर्ट कर सकते हैं इनसाइड द लंग्स ऑफ द प्रीमेच्योर बेबी। ठीक हो गया। अब इसी से रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे, सो लेट्स डिस्कस दोज क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है दैट अ प्रेग्नेंट वुमेन हैविंग द फीटस विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, अब हम इसको फॉर द लंग मैच्योरिटी ऑफ द फीटस विच ड्रग शुड बी गिवन। हमें पता है कि एक बच्चे की प्रीमेच्योर बर्थ हो जाएगी तो हम कौन सी ड्रग दे सकते हैं, तो हमें पता है कि मैटरनल स्टीरॉइड्स देने होते हैं। अब स्टीरॉइड्स में कौन सा स्टीरॉइड, बीटामीथाजोन देते हैं हम। ठीक है, तो बीटामीथाजोन का ऑप्शन है तो वो टिक करेंगे, वो नहीं है तो डेक्सामीथाजोन का ऑप्शन टिक करेंगे। बट बीटामीथाजोन और डेक्सामीथाजोन दोनों के ऑप्शन होंगे तो आप बीटामीथाजोन टिक करेंगे विच इज़ मोर प्रेफर्ड एजेंट। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है पल्मोनरी सर्फेक्टेंट इज, क्यों डायबिटिक मदर्स के बच्चों को NRDS होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि डायबिटीज़ में जो सर्फेक्टेंट है वो लेस एक्टिव होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि पल्मोनरी सर्फेक्टेंट इज लेस एक्टिव इन द डायबिटीज़ एंड द बेबीज ऑफ द डायबिटिक मदर यूजुअली सफ़र फ्रॉम NRDS बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट हैज सम पल्मोनरी डिजीज दैट हाई अमाउंट ऑफ प्रेशर इज नीडेड टू फिल द लंग्स। इन दिस कंडीशन द पेशेंट हैज व्हाट, द डिक्रीज कंप्लायंस ऑफ द लंग्स।
Next question is, how can a patient with the acute respiratory distress syndrome be differentiated from the congestive cardiac failure? क्योंकि हमने देखा कि दोनों केसेस में, चाहे वो कंजेस्टिव कार्डियक फेलर हो, चाहे वो हमारे पास जो है ARDS हो, विच इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, दोनों में पल्मोनरी एडीमा होगा। तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये कार्डियक कॉज है या फिर नॉन कार्डियक कॉज है? तो हम देखते हैं उसमें वेज प्रेशर, पल्मोनरी कैपिलरीज का वेज प्रेशर देखते हैं, तो इससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, वेज प्रेशर देखेंगे जो कि PCWP शॉर्ट फॉर्म में है। अच्छा, a 36-year-old मेल पेशेंट फेल इनटू द रिवर बट वाज रेस्क्यूड, यानी कि नियर ड्रोनिंग एक्सपीरियंस हुआ है बंदे का, तो क्या डेवलप होगा? ARDS डेवलप होगा। ठीक है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ARDS? तो वो कह रहे हैं कि ARDS का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो ये आंसर है इनवर्स इंस्पायरेटरी टू एक्सपायरेटरी प्रेशर टू मेंटेन द ऑटो पीप। अगर ARDS हो जाता है तो आप वेंटिलेटर की सेटिंग्स कैसे करेंगे? द क्वेश्चन इज अबाउट दिस। ठीक है, ये आपके बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, तो वी आर गोइंग टू रिमेंबर इट एज इट इज। तो इसका आंसर है इनवर्स इंस्पायरेटरी टू एक्सपायरेटरी प्रेशर टू मेंटेन द ऑटो पीप। इनवर्स इंस्पायरेटरी टू एक्सपायरेटरी रेशो in order to maintain the auto peak। ठीक हो गया। In a patient with ARDS, the pathophysiology cause of edema is, ARDS क्यों होता है? कैपिलरी लीकेज की वजह से। NRDS क्यों होता है? सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी की वजह से। विच स्टेटमेंट इज डायग्नोस्टिक ऑफ ARDS? तो हमने पढ़ा था कि ARDS को डायग्नोज करने के लिए हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखते हैं, रेशो FI रेशो ऑफ द ऑक्सीजन, और वो अगर लेस देन 300 होता है तो डायग्नोज हो जाता है केस ऑफ ARDS। ठीक हो गया।